हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति और इस सब्जेक्ट में आज हम भारतीय लिपियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख लिपियां। लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। भारत में भीमबेटका के गुफा चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्र लिपि से हुई। दोस्तों, हमारे भारत देश में यह भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भीमबेटका की बात मैंने आपको कई बार बताई है। एक बार फिर से देखो कि प्रमुख लिपियां। लिपि प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। भारत में भीमबेटका के गुफा चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्र लिपि से हुई और भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, किंतु आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका है। और इसके अलावा कुछ अन्य लिपियां हैं, उनकी बात आगे हम करेंगे। लेकिन याद रखो कि भारत में लिपियों की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, किंतु आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की। ये देखिए ब्राह्मी लिपि की इमेज जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्या दोस्तों, पहले एक लकीर खींचिए और यहां पर एक कौन सी डायरेक्शन है, यह है बाईं और यह है दाईं। तो यह जो ब्राह्मी लिपि है वो बाईं से दाईं लिखी जाती थी और ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। दो बात महत्वपूर्ण है। पहली कि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है यह ब्राह्मी लिपि और इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। 15वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा व दक्षिणी धारा। क्या दोस्तों, 15वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। दोनों की बात करें, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए कि कौन सी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। तो सही आंसर है ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। और किस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है? क्या किस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ है। आगे दोस्तों, ब्राह्मी लिपि की उत्तर धारा की बात करें तो ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी को रखा गया है, जबकि ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल है और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोस्तों, यह है बाएं और यहां पर है दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है यह ब्राह्मी लिपि। और एक दोस्तों ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, वो कौन सी है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी को रखा गया है। दक्षिणी धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि शामिल है। और यह ब्राह्मी लिपि है ना, वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो एक बात तो मैंने आपको बताई कि यह ब्राह्मी लिपि है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी। यह खरोष्टी लिपि है ना, वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। और देवनागरी लिपि है वो यह ब्राह्मी लिपि की एक कौन सी दोस्तों,
ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा में यह देवनागरी लिपि है। मतलब यह हुआ कि देवनागरी लिपि भी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। और हमें यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। तो सही आंसर बन गया ए और सी दोनों। आगे खरोष्टी लिपि की बात करें तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि यह खरोष्टी लिपि है ना, वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। और इसे विदेशी उद्गम लिपि यानी कि अरामाइक और सीरियाई लिपि में से विकसित माना जाता है। क्या यह खरोष्टी लिपि को विदेशी उद्गम लिपि यानी कि अरामाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। कुल 37 वर्णों वाली इस लिपि में स्वरों का अभाव था। यहां तक कि मात्राएं और संयुक्ताक्षर भी नहीं मिलते थे। और सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है, तो यह शहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। एक बार फिर से देखो कि कुल 37 वर्णों वाली इस लिपि में स्वरों का अभाव था। यहाँ तक कि मात्राएं और संयुक्ताक्षर का भी अभाव था, यानी कि नहीं मिलते थे। और सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है, वहां के अभिलेखों में यह खरोष्टी लिपि का प्रमाण मिलता है। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी? यह लिपि का नाम है खरोष्टी, जिसकी हमने चर्चा की। ओके, आगे जेम्स प्रिंसेप की बात करें। जेम्स प्रिंसेप इमेज में आप देख सकते हैं, जिन्होंने लिपि को सबसे पहले पहचाना, ऐसे जेम्स प्रिंसेप, जिसका समयकाल है 1799 से लेकर 1840 तक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ऐसे जेम्स प्रिंसेप आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। और जेम्स प्रिंसेप आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। और आगे कुटिल लिपि की बात करें तो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाने वाली इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। क्या यह कुटिल लिपि के और भी दो नाम है, न्यून कोणीय लिपि और दूसरा नाम है सिद्ध मातृका लिपि। तो गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माने जाने वाली इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। और कुटिल लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे है। क्या यह कुटिल लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे है, लेकिन कहीं कहीं ये आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े या कुटिल ढंग से भी है। और कुटिल लिपि 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है? तो न्यून कोणीय लिपि या सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। किसको? कुटिल लिपि को। सही आंसर है ऑप्शन सी, और आपने बिल्कुल सही गैस किया। आगे देवनागरी लिपि की बात करें, और अब दोस्तों यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है। क्या यह दोस्तों देवनागरी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है? जैसा कि मैं आपके सामने भारत लिखूं तो भारत मैंने लिखा, लेफ्ट से राइट की ओर लिखा। ओके, तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है, और इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है, और उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है।
यथा संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली आदि भाषाएं दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक बार फिर से देखो कि भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता आया है, यथा संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली और गढ़वाली। चलिए आंसर बताइए, निम्न में से किस लिपि को भारत के संविधान में मान्यता प्रदान की गई है? तो हमारे संविधान में मान्यता प्रदान की गई है किस लिपि को? देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता दी गई है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे शारदा लिपि की बात करें तो 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि से विकसित इस लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिलते हैं। क्या 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि से विकसित इस लिपि यानी कि शारदा लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि में मिलते हैं। आगे गुरुमुखी लिपि की बात करें तो सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा विकसित इस लिपि में पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए गुरु अंगद, सिखों के दूसरे गुरु थे। और यहां जब सिखों के गुरु की बात आई तो सिखों के 10 गुरु से जुड़े हुए एक वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर मैंने डाला है और मैं मान करके चलता हूं कि सिख समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएगा। क्या हमारे सिख समुदाय के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में हमने वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो गुरुमुखी लिपि सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद द्वारा विकसित इस लिपि में पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। चलिए आंसर बताइए कि गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों ग्रंथ लिपि की बात करें तो दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के पल्लव, पांड्य एवं चोल शासकों ने इसका विकास किया। ग्रंथ लिपि का विकास किसने किया? तमिलनाडु के पल्लव, पांड्य एवं चोल शासकों ने। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है। इमेज में आप देख सकते हैं महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है। तो राजसिंह द्वारा बनवाए गए कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख ग्रंथ लिपि में ही है। दो बात याद रख लेने हैं, एक तो महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है, तो दूसरी बात कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख यह भी ग्रंथ लिपि में ही है। आगे तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि की बात करें तो इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है और चालुक्य कालीन हलेबीड शिलालेख, यह हलेबीड शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। तो हलेबीड शिलालेख इसका प्राचीनतम साक्ष्य है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का प्राचीनतम साक्ष्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कहां पर? हलेबीड शिलालेख पर यह तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का साक्ष्य मिलता है। तो इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है और चालुक्यकालीन हलेबीड शिलालेख इसका प्राचीनतम साक्ष्य है। बाद में यह लिपि स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई और तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि में यह स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई। क्या तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि पहले एक थी, बाद में विभाजित होकर तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि बन गई। आगे तमिल मलयालम लिपि की बात करें तो दोनों का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ है। क्या यह तमिल मलयालम लिपि का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ है? तो शाहमुखी लिपि यह सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है। क्या शाहमुखी लिपि सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है? तो यह मौडी लिपि क्या है? यदुवंशी महामंत्री हेमात्री ने इसे शुरू किया। क्या मौडी लिपि किसने विकसित की है? यदुवंशी महामंत्री हेमात्री ने इसे शुरू किया। अक्षरों में तोड़ मोड़ के कारण इसे मौडी लिपि कहा गया और 1950 से पहले मराठी को इसी लिपि में लिखा जाता था। एक बार फिर से देखो कि मौडी लिपि यदुवंशी महामंत्री हेमात्री ने इसे शुरू किया, अक्षरों में तोड़ मोड़ के कारण इसे मौडी लिपि कहा गया
1950 से पहले मराठी को इसी लिपि में लिखा जाता था। किस लिपि में? मोडी लिपि में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि यदुवंशी महामंत्री हेमाद्रि ने निम्न में से किस लिपि को शुरू किया था? तो यह यदुवंशी महामंत्री हेमाद्रि ने मोडी लिपि को शुरू किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ हमारा यह लिपि से जुड़ा हुआ वीडियो खत्म करते हैं और यह हमारा दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट हमने भाषा से रिलेटेड बनवाया था, आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।